अच्छा जी, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा बेसिकली वो फेसबुक से रिलेटेड होगा। ठीक है। और वो इस चीज से रिलेटेड होगा कि हमने फेसबुक से क्लाइंट कैसे पकड़ने हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपनी जर्नी का स्टार्ट फेसबुक से ही करेंगे। अपवर्क और फाइवर के ऊपर जाने में भी हमारे लिए थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, जाएंगे जरूर, लेकिन अभी हम लोग फेसबुक से करेंगे। क्यों फेसबुक से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि फेसबुक पे इजीली क्लाइंट मिल जाते होते हैं, कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती आपको। ठीक है, अपवर्क और फाइवर के ऊपर ये होता है कि अपवर्क और फाइवर के ऊपर हमें वहां पे जाके गिग क्रिएट करनी पड़ती है। अपवर्क के ऊपर हमें कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगती है। और फाइवर के ऊपर भी अगर हम गिग बना रहे हैं तो उसको रैंक तो करना होता है। गिग को रैंक करेंगे तो हमें ऑर्डर आएंगे, अगर रैंक नहीं करेंगे तो ऑर्डर नहीं आते हैं। तो रैंक करने के लिए थोड़ा सा बजट स्पेंड होता है उधर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ना हमारे लिए कहते हैं कि मुश्किल प्रोसीजर है। अभी अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे। हम लोग सिंपल फेसबुक के ऊपर से ही क्लाइंट हंट करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि फेसबुक के ऊपर आवाम बहुत ज्यादा है, तो हमें कैसे क्लाइंट मिल सकता है? तो ये भी एक चीज है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमें क्लाइंट मिल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमारा अप्लाई करने का, हमारा जॉब के लिए अप्लाई करने का मेथड ही इस तरह का होगा कि हमें क्लाइंट इजीली मिल जाएगा, हम दूसरों से डिस्टिंग्विश होंगे। ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर अगर कोई पोस्ट लगती है और उसमें रिक्वायर होता है कोई वीए, तो नीचे कमेंट्स आते हैं। और मोस्टली कमेंट किस तरह के होते हैं? मोस्टली कमेंट होते हैं इंटरेस्टेड। एक एक वर्ड का कमेंट लिखा होता है, आई विल डू, इंटरेस्टेड, बस ये मोस्टली लोगों ने ये लिखा होता है। और जो क्लाइंट होता है वो कभी भी उन लोगों से ज्यादा कोई इंटरेक्शन नहीं करता है, उन लोगों से ज्यादा कोई सर्विसेज वगैरह नहीं लेता है। ठीक है, अब आपने क्लाइंट को स्टार्टिंग में बताना है कि आप, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल है या नहीं है। तो स्किल आप ऑन द स्पॉट तो नहीं शो करा सकते। आपका सबसे पहला मकसद है कि क्लाइंट को अपनी तरफ मुतारफ करवाना, अपनी तवज्जो उधर दिलवाना। ठीक है जी, तो वो सबसे पहली चीज होनी चाहिए हमारी, जिसको आज हम देखेंगे। तो सिर्फ इंटरेस्टेड का कमेंट छोड़ देने से, सिर्फ इंटरेस्टेड लिख के हमें कभी भी क्लाइंट नहीं मिल सकता है। हमने सबसे पहले उसको बताना है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने स्किल के बारे में। ठीक है, ताकि क्लाइंट जब हमारा कमेंट पढ़े तो उसको पता लगे कि ये बंदा जो है इसको कुछ ना कुछ आता है, इसके पास कोई ना कोई स्किल है, ये एलिजिबल है मेरी जॉब के लिए। तो ये चीज होनी चाहिए। तो हमारा जो कमेंट होगा वो रिलेटिवली हमारे स्किल से रिलेटेड होगा। अभी क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा कोई अभी तक वीए में कोई आगे तक गए नहीं है, सिर्फ 3 से 4 स्किल हैं जो अभी तक हमारे हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, तो उसके बारे में आज हम देखते हैं कि वो 4 से स्किल कौन से हैं, और उन 4 स्किल्स का भी फायदा उठा के हम कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपने बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर एज अ न्यूबी हम लोग देखेंगे तो एज अ न्यूबी हम यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे कि 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये नहीं। ठीक है जी, बस आपने लिख देना कि आई हैव एक्सपीरियंस इन Amazon प्राइवेट लॉन्च, FBA प्राइवेट लॉन्च, FBA और FBM प्राइवेट लॉन्च। ठीक है, ये 2 ईयर्स खत्म कर दें। सिंपल यहाँ में क्या आएगा? हेलो, आई एम अ VA विद एक्सपीरियंस इन Amazon FBA PL और FBM PL। ठीक है जी, ये चीज आ गई। और फिर आपने आ जाना है अपने स्किल्स की तरफ। आपने उसको बताना है कि आपके पास कौन कौन से स्किल हैं, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक दफा देखते हैं कि हमने अभी तक कहाँ कितना कोर्स कवर कर लिया, और उस जो कोर्स हमने कवर किया उसका यूज करते हुए कैसे हम जॉब हासिल कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जहां तक पहुंचे थे वो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग थी। ठीक है, और हमने सोर्सिंग कर ली हुई है। अब प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग बताते तो 2 स्किल ही है, लेकिन इनके अंदर मल्टीपल स्किल्स आ जाते हैं। तो एक तो सबसे पहले आ गया आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग। सेकंड आगे पास आ गया सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स, जिसको हम कहते हैं कि उधर से सप्लायर हंट करना और प्रॉफिट कैलकुलेशन करना। ठीक है, और वो अपने क्लाइंट को देना। 2 चीजें होगी। लेकिन इसके बीच में एक और चीज क्या आ रही है? कंपटीशन एनालिसिस। आप जब प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तब आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं हंट करते, आप उसका कंपटीशन एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, आप उसका कीवर्ड एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, आप उसके लिए सप्लायर हंट करते हैं, सप्लायर से आप निगोशिएट करवाते हैं, लॉजिस्टिक्स करते हैं। तो ये तकरीबन 5 से 6 स्किल आपके अभी तक सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे। उसके बाद हमने जो चीज की है वो अभी तक हमने किया लिस्टिंग क्रिएशन। हमने लिस्टिंग क्रिएशन को स्टडी कर लिया हुआ है। ठीक है जी, लिस्टिंग क्रिएशन का हमने टॉपिक कर लिया हुआ है, इसको हम रिपीट भी करेंगे वैसे, लेकिन अभी तक हमने लिस्टिंग क्रिएशन का कर लिया हुआ है। तो लिस्टिंग क्रिएशन भी बजाते खुद एक ही स्किल है,
लेकिन लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर भी 2 से 3 मल्टीपल स्किल्स हैं। एक तो सिंपल लिस्टिंग क्रिएशन आपकी है, सेकंड आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है जी। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग क्रिएशन और एसईओ रिसर्च रिलेटेड टू अमेज़न। एसईओ बेस्ड रिसर्च जो आप लोग अपनी क्या नाम है लिस्टिंग के अंदर करते हैं, एचटीएमएल आप ऐड करते हैं, ठीक है। तीसरा स्किल ये हो गया। तो मिला के अभी तक आपके पास 6 से 7 स्किल अवेलेबल हैं, जिनका आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप करना चाहें तो, ठीक है जी। तो ये स्किल अब आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। नीचे आपने क्या करना है, नीचे आपने स्किल मेंशन कर लेनी है। प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। इसको आप सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक को आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग-अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ये काउंट एक साथ ही होते हैं। कंपटीशन एनालिसिस आपका है, कीवर्ड एनालिसिस आपके पास स्किल है, लिस्टिंग क्रिएशन आपके पास स्किल है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का स्किल आपके पास मौजूद है। तो तकरीबन आपके पास 6 से 7 स्किल आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए और नीचे बता दिया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे नीचे आपने वो बता दिया। तो ये आपके पास एक फॉर्मेट बन गया है और इस फॉर्मेट को अगर आप यूज करेंगे अपने फेसबुक में या जो पोस्ट लगती हैं वीएस के लिए, उसके नीचे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली रिप्लाई आ जाएगा क्लाइंट का, क्योंकि ये आई कैचिंग है। मोस्टली क्लाइंट भी देख रहा है कि अगर 100 लोग मेरी प्रोडक्ट के मेरी पोस्ट के ऊपर जो मैंने पोस्ट लगाई है उसके ऊपर अगर 100 लोग कमेंट करते हैं तो 100 में से 70-80% लोग तो वो हैं जो सिर्फ इंटरेस्टेड का कमेंट करके चले जाते हैं, ठीक है जी, जो सिर्फ इंटरेस्टेड का कमेंट करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो इंटरेस्टेड नहीं लिखते, जो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, जो बताते हैं कि हमारे पास स्किल कितना है, हम वर्किंग क्या-क्या कर सकते हैं, तो क्लाइंट जो होगा वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। आपको कॉन्टैक्ट करने की जो वेलोसिटी है, जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी? तो ये चीज़ हमने ज़हन में रखनी है। लिस्टिंग क्रिएशन करनी है सिर्फ, ठीक है? हाँ, ठीक है, तब आप 5 टू 6,000 7,000 आप ले सकते हैं, क्योंकि वो कितने दिन का काम होता है? 1 डेढ़ घंटे का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। आप 1 दिन ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर, ठीक है? तो लेकिन अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो उस वो एक लंबा काम होता है, उसमें 1 वीक भी लग सकता है आपका। तो वो ये होता है फिर प्रोडक्ट हंटिंग और उसके साथ सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। कंपटीशन एनालिसिस भी आ जाता है उसके अंदर, कीवर्ड एनालिसिस भी आ जाता है। मतलब ये ऊपर वाले जो 4 स्किल है ना, ये कंपल्सरी आपको इकट्ठे ही देने पड़ते हैं। तो इस इनका जो पे रेट है ना, वो तकरीबन है कोई $150, $200, $100 इस लिहाज से होता है, जो कि तकरीबन 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह बनता है। ठीक है? इनिशियल में भी और थोड़ा-सा मिड मिड भी है ये। हाँ, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो और आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं कि क्लाइंट के कि यार वाह यार ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, तो उस लेवल पे जाके फिर वो होता है कि $300, $500 इस तरह होता है फिर। लिस्टिंग क्रिएशन क्योंकि इतना कोई हार्ड टास्क नहीं होता है, इसमें सिंपल सा आपको 1 दिन में लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है जी। उसमें ये होता है फिर आप 5,000 6,000, हाँ, अगर आपने ऑप्टिमाइज़्ड लिस्टिंग क्रिएट करनी है, एचटीएमएल लैंग्वेज भी ऐड कर रहे हैं, उसके साथ आप क्या नाम है उसकी इमेजेस का भी कुछ कर रहे हैं, तो आप चले जाते हैं फिर 10-15 हज़ार पे इतने पे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन और लिस्टिंग क्रिएशन आप इकट्ठा ही देते हैं। ये आप डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो ये नॉर्मल रेट्स हैं जो चार्ज कर रहे हैं सारे वीएस भी, और नॉर्मल मार्केट का रेट भी यही है। सोर्सिंग सर एंड यहाँ पे लॉजिस्टिक्स सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्या है? सोर्सिंग का मतलब तो वो हो गया ना कि आपने चाइना से कोई सप्लायर पकड़ना, उसको ऑर्डर प्लेस किया और वो आपकी इन्वेंट्री को चाइना से, यूएस से या यूके में जो आएगा, ये सोर्सिंग हो गया। लॉजिस्टिक्स कहते हैं कि प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशंस, बजट कितना लगना है इसकी कैलकुलेशन, मेथड कौन सा, रैंकिंग मेथड कौन सा यूज होगा, ये चीजें, रैंकिंग के ऊपर बजट कितना लगेगा, ये चीजें, सप्लायर के साथ निगोशिएट किस तरह करना है, क्या प्राइस लेके आनी है निगोशिएट करके, उस प्राइस के ऊपर क्या चार्जेस पड़ेंगे हमें, इन सारी चीजों को लॉजिस्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। ठीक है? अच्छा जी, बन गया हमारा सिस्टम, बन गया हमारा हमारा एक कमेंट बन गया है, जो कि अभी के लिए अब जहां तक हमने स्टडी किया है वहां तक के लिए हमारे लिए बेस्ट है। अब भी हम छोटी छोटी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट हंटिंग,
प्रोडक्ट लिस्टिंग, वो सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स, कंपटीशन एनालिसिस, कीवर्ड एनालिसिस, ठीक है। हालांकि ये छोटी छोटी जॉब्स भी हमारे लिए 70-80 थाउजेंड की अर्निंग का सबब बन सकती है। ठीक है जी। ठीक है जी, अब करना क्या है? अब हम आते हैं फेसबुक की तरफ। मतलब अब ना होता ये है कि एज अ पाकिस्तानी अगर हम ये बात करें बहुत माजरत के साथ, तो हमें ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, हम ठीक तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि किस तरह की जॉब के नीचे अप्लाई करना है और किस तरह की जॉब के नीचे अप्लाई नहीं करना है। हम लोग, हमारा ये होता है कि बशमूल मेरे भी, मैं भी स्टार्टिंग में इसी तरह का था, लेकिन 2-3 आईडीज जब ब्लॉक हुई तब समझ लगी कि ठीक काम नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो वो जो चीज मैंने 2-3 आईडीज ब्लॉक करने के बाद किया था, आप लोग पहले ही समझ गए। तो होता ये है कि एज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जहां भी देखते हैं वीए, हम वहां पे जाके भाई कमेंट छोड़ना जरूर छोड़ते हैं कि यहाँ पे कमेंट छोड़ दिया जाए ताकि वो हमें क्लाइंट मिल जाए, बस जितने क्लाइंट मिल सकते हैं मिल ही जाए, मिल ही जाए, मिल ही जाए। इस तरह होता नहीं है। अब एक बंदा है, उसकी रिक्वायरमेंट ही कोई और है। हम अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है हमने, जिस तरह हम लोग, जिस तरह आप लोग भी जब वर्किंग कर रहे होते हैं वीए की या कहीं और की, तो आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग मार्केट को समझने के लिए उन वहां उस मार्केट में रहने वाले लोगों को देखते हैं। मतलब आपने यूएस की मार्केट में वर्किंग करनी है, आप लोग यूएसए के जो लोग हैं, वहां के जो बशिंदे हैं, उनकी थिंकिंग को, उनके माइंडसेट को समझेंगे, फिर आगे चल के आप उनके ऊपर आपकी जो लॉन्च होगी वो सक्सेसफुल होगी। इसी तरह आप यूके के लोगों को समझते हैं, पहले आप देखते हैं कि यूके के लोगों का माइंडसेट क्या है, फिर जब आपको उनके माइंडसेट का पता लगता है तो तब जाके आप उधर जाके लॉन्च करते हैं और वो ठीक होती है लॉन्च। तो अगर हम लोग ये समझेंगे नहीं कि हमारे पास अगर एक जॉब आई है, एक पोस्ट आई है, तो उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, और हम धड़ाधड़ नीचे कमेंट कर जाएंगे, तो उससे फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो ये आज मैं दो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। एक, क्लाइंट लेने के लिए माइंडसेट को समझना है। दूसरा, लॉन्च करते हुए भी माइंडसेट को समझना है। यूएसए का माइंडसेट क्या है, हम लोगों ने समझा। यूएसए का माइंडसेट ये है कि भाई रिव्यू कोई भी नहीं देता है आपको, रिव्यू कोई भी नहीं देता है आपको, प्रोडक्ट की लिस्टिंग पीछे ही रहती है, ठीक है। टॉप पे आएगी तब भी सेल आएगी, लेकिन फिर भी रिव्यू आने के लिए रिफंड करना पड़ता है। ये है उधर के लोगों का माइंडसेट, जो कि चल पड़ा हुआ है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। वहां पे प्रॉक्सी मार्केटिंग के बायर्स की टीम में बनी हुई है यूएसए में। हर टीम को पता है कि भाई मुफ्त में प्रोडक्ट मिलेगी तो रिव्यू देना है, परसेंटेज ऑफ के ऊपर रिव्यू नहीं देना हमने। ये माइंडसेट है वहां के लोगों का। अब जो यूके के लोग हैं, ये थोड़े कह लें कि आप शरीफ लोग हैं। यहाँ का माइंडसेट ये है कि प्रोडक्ट परचेज की है तो रिव्यू दे देना हमने, चाहे अच्छा रिव्यू हो चाहे बुरा रिव्यू हो, लेकिन रिव्यू देना ये लोग लाजमी समझते हैं। इसी वजह से यूके में जो रिव्यू वेलोसिटी होती है वो तकरीबन 40-50% होती है। 40-50% रिव्यू वेलोसिटी होती है, और ये इनिशियल में तो इतनी होती है, लेकिन आगे जब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो ये थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब इनिशियल होती है, प्रोडक्ट नई नई लॉन्च होती है, तो वो लोग तो तब तो ज्यादा फर्क समझते हैं प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देना। तो अगर तो उनको प्रोडक्ट अच्छी लगती है वो रिव्यू अच्छा देते हैं, बुरी लगती है तो बुरा देते हैं। ये है यूके के लोगों का माइंडसेट। अब यही ऑस्ट्रेलिया में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया में भी वही हिसाब है जो यूएसए में है। यूएई में थोड़ा बहुत ना कह लें आपके गंद मचा हुआ है। यूएई और केएसए में गंद इस लिहाज से मचा हुआ है कि वहां के सेलर्स का माइंडसेट ही अभी तक समझ नहीं आ रहा है। वहां पर यह है कि एक नई लिस्टिंग लॉन्च हुई है, धड़ाधड़ उस लिस्टिंग के ऊपर चिपक रहे हैं लोग। एक सेलर ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, 10 सेलर थर्ड पार्टी सेलर बन के उसके ऊपर मी टू मी टू मी टू। हम लोग अब ऑस्ट्रेलिया और यूएई वगैरह में जाएंगे तो वहां पे हमें इस तरह के बहुत इशू आएगा हमें। यहाँ पे जिस तरह यूएस में हमें इशू आता था अमेजोन का, यूके में हमें इशू आ रहा है सेल्स का, ठीक है। और यूएई के एस में हमें इशू आएगा भाई मीटू का। वहां पे यह होगा कि हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी होगी जिसके ऊपर मीटू ना हुआ हो। तो मार्केट को समझने वाली, अगर हम माइंडसेट को समझ जाए तो हमारे लिए बहुत चीजें ईजी हो जाती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी जॉब के ऊपर, किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे समझने की चीज ये होती है कि हमें पता लग जाए कि वो बंदा रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो, प्रोडक्ट हंटिंग हम नीचे लिस्टिंग क्रिएशन बता रहे हो कि ये लिस्टिंग क्रिएशन के लिए ये कर लें, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर लें, तो वो कभी क्या हमें जॉब देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करें, रिक्वायरमेंट समझे उसकी। रिक्वायरमेंट समझने के लिए क्या करना है, उसकी पोस्ट को पढ़ें।
2 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, जब समझ लगे फिर अप्लाई करें। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे नीचे 1000 लोगों ने भी अप्लाई किया होगा ना, नीचे अगर 1000 लोगों ने भी अप्लाई किया होगा ना, लेकिन अगर फिर भी आप इसकी पोस्ट को समझ के कमेंट करेंगे और ऐसा कमेंट करेंगे कि आपका कमेंट डिफरेंशिएट हो, दूसरों से मुख्तलिफ नजर आएगा बाकी लोगों से, तो वो क्लाइंट आपके पास आएगा ही आएगा। अगर वो नहीं भी आएगा ना, तो इर्द गिर्द के बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, एक्सट्रीम कॉमर्स और नेबुलर्स वाले, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी दूसरी पोस्टों के कमेंट पढ़ रहे होते हैं, तो उनमें वो भी वीए ही ढूंढ रहे होते हैं। तो जो सा वीए का कमेंट उन्हें पसंद आता है वो उधर से उसको उठा लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये पोस्ट क्या लगाई है इसने, ये करना क्या चाह रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट इसे चाहिए। वी आर ग्रोइंग ई कॉमर्स बिजनेस बेस्ड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, एक है हमारा ईस्ट अमेरिका, एक है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, नॉर्थ अमेरिका वो दूसरा वाला जहाँ पे ज्यादा वेयर हाउस के चार्जेस पड़ते हैं। वी डील इन टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑन वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। वॉलमार्ट पे भी काम करते हैं ये, ईबे भी करते हैं और अमेजोन पे भी करते हैं। मतलब इनको क्या चाहिए, इनको एक क्या नाम है, ऑलराउंडर चाहिए। ऑलराउंडर का मतलब है कि हर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर उसको काम आता हो। सिंपल अमेजोन के ऊपर नहीं, सिर्फ अमेजोन के ऊपर नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये बंदा ये करे कि ये एक वॉलमार्ट के लिए वी उठा ले, एक अमेजोन के लिए उठा ले और एक ईबे के लिए उठा ले। ठीक है जी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसने बता दिया हुआ है। We encourage young motivational professionals who want to establish themselves in e-commerce industry to come work with us and become part of our business. यहाँ पे देखें, to come work with us and become a part of our business। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये बहुत ज्यादा शो करा रही है कि ये बंदा चाह रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा वीए हो जो मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आए और ऑफिस बेस्ड जॉब करे। अब यहाँ पे 2 तरह की जॉब्स होती हैं। एक होती है वर्क फ्रॉम होम, कि आप घर बैठ के हमारे स्टोर को हैंडल करें। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज हो गया हुआ है। ट्रेंड इस लिहाज से चेंज हो गया हुआ है कि अब लोग क्या करते हैं, अब लोगों के डिमांड बहुत बढ़ गई हुई है ऑनलाइन मार्केटिंग की। अब जो लोग पहले, जो लोग छुप के ऑनलाइन वेबसाइट्स करते थे, ऑनलाइन मार्केटिंग करते थे, अमेजोन पे सेलिंग करते थे, अब वो खुल के सामने आ गए हुए हैं। बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई हुई है। अब तो पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कि अमेजोन जल्द अज आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ ये है कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने जो बिजनेस थे ना उन सबको छोड़ के ना अपना टोटल माइंडसेट लेके आ गए हुए हैं अमेजोन की तरफ। उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि अपने ऑफिसेज परचेज किए हैं या लेके रख लिए हैं, और उन ऑफिस के अंदर ये वीएस की टीम हायर करते हैं और उन वीएस की टीम से ये वर्किंग करवाते हैं या सेलिंग करते हैं। तो ये एक ऑफिस बेस्ड जॉब होती है और एक होती है वर्क फ्रॉम होम। आपने देखना है कि आप कौन सी जॉब इजीली कर सकते हैं। ये ना हो कि ऑफिस बेस्ड जॉब हो और आप उसके नीचे अप्लाई करें और बाद में आपको पता लगे कि भाई ये तो ऑफिस बेस्ड जॉब थी, तो अगर आपने ये जॉब करनी है तो आपको ऑफिस आना पड़ेगा। आप कहें कि नहीं मैं तो नहीं आ सकता ऑफिस। ये चीज होती है, इस चीज को हमने जहन में रखना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, देखते हैं कि और क्या डिमांड है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट यू वुड हैव, अच्छा यू वुड हैव, अच्छा 3 to 5 years एक्सपीरियंस लें जी। वही वही बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। अमेरिकन मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग का, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का। अच्छा, अब यहाँ पे इस बंदे ने कह तो दिया कि 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर इस बंदे को कोई ऐसा वीए मिल गया जो अपने स्किल की बिना पे इसको मुतारफ करा ले, इसको क्या नाम है, सेटिस्फाई कर देना इस बंदे को, तो ये बंदा, ये जो एक्सपीरियंस है ना, इसको छोड़ देगा स्किल की बिना पे। तो स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्योंकि इसके नीचे इसने डिमांड्स बताई हैं, क्योंकि इसने डिमांड्स बताई हैं। अगर तो यहाँ पे कह देता कि यू वुड हैव दीज क्या नाम है, ये चीजें, ठीक है, ये आप लोगों को स्किल दिया जाएगा, तो यहाँ पे ये स्किल मेंशन करता। यहाँ पे ये बता रहा है अपनी डिमांड्स, एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद नॉन अमेरिकन ब्रांड्स होलसेलर्स। अच्छा जी, यहाँ पे आके फुल स्टॉप लगा दिया। तो यहाँ पे आके फुल स्टॉप लगा दे। देखा ना, चीज ऊपर से पढ़ रहे थे, ऊपर से पढ़ते आ रहे थे, लग रहा था कि जी भाई पीएल के लिए हमें चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट। नीचे आए तो नीचे पता लगा कि भाई ये तो होलसेलर, होलसेल के लिए चाह रहे हैं।
ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, ये अमेरिकन ब्रांड्स, ब्रांड्स की बात जब होगी ना, ब्रांड्स की बात होगी तो मोस्टली वो होलसेल होगा, मोस्टली वो होलसेल होगा, क्योंकि ब्रांड्स का ज्यादा लेन देन, ब्रांड्स का ज्यादा चक्कर होता ही होलसेल के अंदर है। पीएल के अंदर तो ब्रांड्स का कोई चक्कर होता ही नहीं है, अनलेस के ब्रांड डोमिनेंसी हो। ब्रांड डोमिनेंसी के अलावा तो और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं पीएल के अंदर, तो ये होलसेल का कार्य है। तो होलसेल तो अभी हमने स्टार्ट किया ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पोस्ट। अच्छा जी, हो या देखते हैं कि नीचे कोई और पोस्ट लगी हो, और उसके ऊपर, हाँ मैंने ऊपर अप्लाई किया था एक दो पोस्टों के ऊपर, मैं वो दिखा देता हूँ, उससे अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा आप लोगों को। ये देखें ये आगे, लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस वीए फॉर बोथ पीएल एंड होलसेल फॉर Amazon यूएई एफबीए। अब यूएई की बात है, मतलब ये दुबई ही में ही मोस्टली, ये दुबई में ही करेगा, ठीक है जी। और ये दुबई में पीएल भी करना चाह रहा है और होलसेल भी करना चाह रहा है। दुबई में, यूएई में होलसेल समझ में आती है, दुबई में पीएल की अंडरस्टैंडिंग अभी इतनी नहीं है, पीएल अभी वहां पे इतनी फ्लरिश नहीं हुई है। वजह क्या है? वजह ये है कि यूएई में ब्रांड रजिस्ट्री करवाना दुनिया का मुश्किल तरीन अमल है। जिन्होंने करवाया हुआ है उनसे जाके हम लोग ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यूएई में वैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, होलसेल करते हैं, लेकिन अगर आप पीएल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री आप फिर भूल जाए, या तो आपके पास बहुत हाई लेवल का बजट हो, बहुत हाई लेवल का बजट हो, ठीक है, तब आप करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यूएई में जो लॉन्चेस होती है ना, यूएई छोटी मार्केट है, दुबई छोटी मार्केट है, दुबई में अगर कोई लॉन्च करता है ना प्राइवेट लॉन्च, उसको प्राइवेट लॉन्च नहीं कहा जाता, उसको एमपीएल कहा जाता है। अगर आप लोग एक्सट्रीम कॉमर्स में टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो एमपीएल का वर्ड आप लोगों ने हमेशा ये यूएई या केएसए या ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के साथ सुना होगा। तीन मार्केट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सऊदीया। इसके ऊपर जब भी आप लॉन्च का वर्ड सुनेंगे ना, तो आप सुनेंगे एमपीएल। एमपीएल स्टैंड फॉर माइक्रो प्राइवेट लॉन्च या माइक्रो प्रोडक्ट लॉन्च। ये छोटी लॉन्चेस होती हैं। हमारी जो ऑर्डिनरी लॉन्चेस हैं उसके ऊपर हम बजट स्पेंड करते हैं 20,000, 30,000, 50,000, $1,00,000 या $1,00,000 तक का। जो छोटी लॉन्चेस होती है ना, माइक्रो पीएल लॉन्चेस, इनमें होता है तकरीबन कोई $5,000 का बजट, £5,000 का बजट, £3,000 का बजट, £4,000 का बजट, मतलब ये 3 से लेकर $5,000 के बजट में वेरी करती हैं माइक्रो पीएल लॉन्चेस। दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएई में, और सॉरी केएसए में होती ही माइक्रो पीएल लॉन्चेस है। यहाँ पे हम लोग यहाँ एक तो यहाँ पे बजट इतना नहीं स्पेंड करना अलाउ ही नहीं है, मतलब रेकमेंडेड भी नहीं है। ना एक्सट्रीम कॉमर्स का कोई बंदा आपको ऐसा नजर आएगा जो इस मार्केट में आपको बजट के साथ 15-20 हजार डॉलर के बजट के साथ नजर आए, ना आपको अंग्रेज भी कोई ऐसा नजर नहीं आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे छोटी लॉन्चेस होती हैं, तो ये माइक्रो पीएल लॉन्चेस करेगा ये बंदा भी, ठीक है। होलसेल करना चाह रहा है, होलसेल से सेटिस्फाई हूँ। यूएई में होलसेल सक्सेसफुल है, यूएई के अंदर होलसेल वाले बहुत इजीली ना कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं। वजह क्या है कि यूएई में अभी इतनी पकड़ नहीं है, वहां पे अभी Amazon FBA, FBI सॉरी Amazon FBI इतनी अभी मुतारिफ नहीं है, इतनी अभी वो कह लें कि आप स्पीड अप नहीं हुई वहां पे, पकड़ नहीं है अमेजोन की अभी सेलर्स के ऊपर इतनी। कुछ इलीगल काम भी हो रहा है, और अगर तो मैं आपको बात कहूँ तो मुझे इस चीज का पता है कि इलीगल वर्किंग किस तरह हो रही है। हम लोग एक इलीगल वर्किंग के ऊपर भी एक लेक्चर रखेंगे कि यूएई में इलीगल वर्किंग किस तरह हो रही है, और मैं उस चीज का कुछ टाइम के लिए हिस्सा भी रहा हूँ। लेकिन फिर जब बाद में समझ लगी कि हाँ ये तो वाकई में इलीगल है, तो ऑन द स्पॉट फिर उसको छोड़ा था, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बता दूंगा ताकि आप लोग उस तरह के इलीगल वर्किंग में शामिल ना हो, ठीक है। तो वो इलीगल वर्किंग ऑफ यूएई के ऊपर भी हम एक लेक्चर रखेंगे। तो यहाँ भी ये है कि यहाँ पे भी इतनी पकड़ जकड़ नहीं है सेलर्स के ऊपर, सेलर्स चुप करके बैठे हुए हैं और अर्निंग कर रहे हैं। तो होलसेल के लिए तो अगर आपने होलसेल करना है तो आपके लिए तो बेहतरीन चीज है यूएई में, ठीक है। आप कम से कम बजट के ऊपर, इवन कि आप
$1000 के बजट के ऊपर भी यहाँ पे होलसेल स्टार्ट कर लेते हो। यहाँ पे तो $1000 भी मैंने रीजनेबल बताया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अगर आपके पास $500 है ना, तो उसके साथ भी आप होलसेल कर सकते हो, और ये वाकई में ये जेन्युइन बात है। फ्रॉम प्रोडक्ट हंटिंग टू लिस्टिंग क्रिएशन। प्रोडक्ट हंटिंग ठीक है, लिस्टिंग क्रिएशन पीएल के लिए, ऑप्टिमाइजेशन पीएल के लिए, ए टू जी हैंडलिंग पीएल और होलसेल दोनों। क्योंकि लिस्टिंग क्रिएशन होलसेल में नहीं होती है, होलसेल में लिस्टिंग क्रिएशन ही होती है, होलसेल में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती है। ठीक है जी, वो किसी और की लिस्टिंग होती है जिसके ऊपर हमने बैठना होता है। ए टू जी हैंडलिंग काफी काम है, यूएई में तो काफी काम है ए टू जी हैंडलिंग का। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो हमें इस चीज की समझ आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि यूएई में ए टू जी हैंडलिंग का बहुत काम है। शुड हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस इन यूएई मार्केट एंड प्रूवन स्टैट्स टू शेयर। मतलब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि आपके पास भी प्रीवियस स्टैट्स होने चाहिए, किसी प्रीवियस अकाउंट की आपके पास सेल समरी होनी चाहिए जो आप मुझे शो कराएं। लेकिन ये बंदा इस चीज को इग्नोर कर देगा जब आप इसको अपने स्किल दिखाएंगे, अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे। ठीक है जी, तो मैंने देखे नीचे अप्लाई किया हुआ है, आई एम अ वीपीसी स्टूडेंट एंड वांट टू वर्क विद सीनियर टू गेट एक्सपीरियंस। इस तरह का मैसेज ना, इस तरह का मैसेज जब मैंने पहले दिन मैसेज किया था तो शायद तब भी नहीं किया था, ना ही अवेलेबल ना ही इंटरेस्टेड। तो ये होना चाहिए हमारा मैसेज का तरीका। ठीक है जी, ताकि डिफरेंस लगे हमें बाकी लोगों के भी देखते हैं कि मोस्टली लोग किस तरह कर रहे हैं। खुरम शिजात होलसेल इन यूएसए, नहीं इतना नहीं इंटरेस्टेड बट नो एक्सपीरियंस अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये है एक आई कैचिंग वे, ये एक आई कैचिंग वे है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सपीरियंस लेने के लिए ये बेहतरीन चीज है, एक्सपीरियंस लेने के लिए ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज बेहतरीन है। और अगर आपको मैं बात बताऊं ना कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले 100% VAs, मतलब 1.5-2 साल पहले तो एक पोस्ट के ऊपर ना मैक्सिमम 5 या 6 लोगों के कमेंट आते थे। कॉमर्स या एनेबलर्स पे वीए की सिर्फ 5 से 6 कमेंट आते थे। और पहले वीए देखता था, पहले वर्चुअल असिस्टेंट देखता था कि मेरा जो इन्वेस्टर है वो ठीक वर्किंग करने वाला है, इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं। अब तो इन्वेस्टर देखते हैं ना कि वीए के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, काम कर सकता है या नहीं कर सकता। पहले वीए देखते होते थे, एक ऐसा गोल्डन ईरा भी था, बड़ा अच्छा टाइम था, वहां बड़े अच्छे माशाल्लाह हमें क्लाइंट मिलते थे उस टाइम पे। लेकिन अब एक एक पोस्ट के नीचे ना 1000, 500, 100, 150 कमेंट इस तरह आते हैं। तो लेकिन पहले जब कमेंट आते भी थे ना, अवेलेबल, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन वर्किंग, मैक्सिमम ये लिखा होता था। और शायद मैं उस उन पहले लोगों में से था, वैसे मैं करना नहीं चाहूंगा लेकिन शायद मैं उन पहले लोगों में से था जिन्होंने इस तरह का कमेंट छोड़ना स्टार्ट किया था। ये जिस तरह मैंने दिखाया आप लोगों को, ये मेरा वाला जो नीचे गुजर गया है, अभी बहुत नीचे चला गया, ये देखें इस तरह का। और मुझे देखते हुए ही बहुत सारे लोगों ने, मैंने हालांकि वही ये चीज शुरू की थी, देख ले कितना मतलब कॉपी किया हुआ है इस बंदे ने, मुझे कितना कॉपी किया हुआ है। मैंने भी प्रोडक्ट हंटिंग से शुरू किया हुआ है, इसने भी प्रोडक्ट हंटिंग से। अच्छा, मैंने ना प्रोडक्ट रिसर्च भी मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, मैंने कीवर्ड एनालिसिस भी मेंशन किया हुआ है। इस बंदे ने भी वही चीज सेम चीज, मतलब ये भी नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत टेम्पलेट में चेंजेस डाल ले। ऊपर भी एक दो लोग आपको नजर आएंगे जिन्होंने बिल्कुल वही टेम्पलेट जो मेरा वाला है। तो हमने भी इसी तरह करना, क्योंकि अब एक चीज चल पड़ी है, एक चीज चल पड़ी है ना। तो अगर बाकी लोग उस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं तो हम लोग भी धो लेंगे, क्या उसमें इशू है। ठीक है, तो अपन आपका जो कमेंट होना चाहिए वो आई कैचिंग होना चाहिए। अब सारे कमेंट्स में से 3 ही कमेंट आपको नजर आएंगे आई कैचिंग। एक इसका है, एक वो नीचे वाले कॉपी जिसने मारे हुए हैं, ठीक है, और एक वो मेरा ही है शायद जो नीचे है। तो आप लोग भी नहीं इसी तरह ही कमेंट करना है। ये तरीका है हमारा कमेंट करने का। तो इस तरीके को यूज करते हुए सबसे पहले क्या चीज करनी है हमने, सबसे पहले तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी डिमांड क्या है, वो चाह क्या रहा है, और क्या वो जो चीज चाह रहा है हम उसके ऊपर फुलफिल करते भी हैं या नहीं करते, हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कमेंट ना करें। अब अच्छा, अगर नहीं कर सकते ना तो तब क्या तरीका, अगर नहीं कर सकते उसका भी एक तरीका है, उसको भी समझने के लिए हमारे पास एक वे है।
तो अगर तो हम बात कर रहे थे कि अगर लेट्स सपोज हमें एक चीज का नहीं पता है और हम चाहते हैं कि हम उस जॉब के लिए अप्लाई करें और कम से कम हम उस जॉब को हम सेलर को कन्विंस कर सकते हैं कि हमें वो जॉब दी जाए और हमें उससे एक्सपीरियंस आ जाएगा, हमें उससे एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि हम वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर लें। हम अपने कमेंट में मेंशन कर दें कि ये काम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा और उस बंदे को चाहिए ही कुछ नहीं। जो जिसने पोस्ट लगाई होगी ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए कि उसको एक ऐसा बंदा मिल रहा है, एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा मिल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए काम करेगा। ठीक है जी, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया उसके लिए, उसने आपको जॉब दे देनी है, आपको उस चीज का एक्सपीरियंस आ जाएगा। लेकिन वैसे ये इतना रेकमेंड नहीं है। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आप वर्किंग करना चाहते हैं, उसके साथ आप कहते हैं कि मैं पहला 1 डेढ़ महीना फ्री में भी काम कर सकता हूँ ताकि मुझे एक्सपीरियंस आ जाएगा और फिर मैं प्रोफेशनलिज्म के साथ आगे मार्केट में जाऊंगा, तब आपके लिए रिकमेंड है आप उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर लें। अपने कमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मेंशन करें। जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेंशन करेंगे फिर आप एक छोड़े आपको 100 लोग भी मैसेज करेंगे। ठीक है जी, आप एक छोड़े आपको 100 लोग भी मैसेज करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट की पावर इतनी है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा चाहता है कि उसको हर बंदा फ्री में उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, एक ना थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं कि रियल टाइम प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। हैज एनीवन डेल्ट विद दिस बिफोर? अच्छा जी, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको थोड़ा सा देखते हैं। योर अकाउंट इज, हाँ अकाउंट रिस्क, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। चलें जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये है क्या और ये पूछना क्या चाह रहा है। Salam guys, has anyone dealt with this before? Subject: important message about your Amazon seller central account। ठीक है जी। Dear seller, your account is at risk। बहुत बहुत एक टेंशन वाली चीज है ये। For being deactivated। Why did I receive this message? We are contacting you because you appear to have violated one or more of the following seller code of conduct requirements on Amazon.com। अच्छा जी। Influencing customer rating, feedback and reviews, manipulating sales rank, artificially inflating web traffic। ओके, अच्छा अच्छा जी, ये देखें जी, ये देखें, ये क्या चीज है? मुझे कोई बता सकता है ये क्या चीज है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है, prohibitive behavior on Amazon.com include but are not limited to hiring third parties to try to improve SEO rank। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अच्छा, ये आप प्रॉक्सी लोगों से रिलेटेड मार्केटिंग। है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉक्सी मार्केटिंग। Sending packages to addresses where the recipient does not order or expect them। वाह जी वाह, ये क्या चीज है? इसका बताएं मुझे, ये क्या चीज है? ये आप कह लें कि ये ट्रायंगुलर रिव्यूज की एक बैड साइड है। ट्रायंगुलर रिव्यूज की एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। ये नेगेटिव साइड है। उस बंदा इतना सियाना, जो भी बंदा है इतना सियाना बंदा है कि अगर ये ट्रायंगुलर गिव अवे कर रहा था तो इसने इतना गवारा नहीं किया कि ये बायर को कम से कम बता ही दे कि प्रोडक्ट क्या है। हम आपको कम से कम भेज क्या रहे हैं, चाहे ना ओरिजिनल प्रोडक्ट भेजे लेकिन कम से कम यही बता दे कि भेज क्या रहे हैं। अब बायर अगला गुस्से में आ गया, उसने कह दिया कि भाई ये तो प्रोडक्ट ही नहीं मेरी। ठीक है, इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं काफी कभार। तो इसको हैंडल ऐसे किया जाता है कि भाई पहले आप बता दें बायर को कि हमने आपको ये चीज भेजनी है। अब ये बंदा इतना बिजी था, इसने बताया ही नहीं बायर को, बायर आ गया भाई गुस्से में, उसने कह दिया कि भाई इसने तो मुझे ये चीज भेजी ही नहीं है, मेरे पैसे लग गए, $100 लग गए, इसके खिलाफ केस मारो। अमेजोन ने पहली दफा उसने कोई केस मारा होना है, उसने गारंटी क्लेम किया होना है, इसका अकाउंट रिस्क पे गया और खत्म। सोलिसिटिंग और एक्सेप्टिंग फॉल्स और फ्लडेड ऑर्डर्स। फॉल्स ऑर्डर्स, ठीक है। प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर योर ओन प्रोडक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है कि भाई आप तो खुद अपनी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करते रहे हो। अच्छा जी, कंपनसेटिंग बायर फॉर परचेजिंग। वाह जी वाह, ये भी प्रोडक्ट, ये भी आगे हमारी प्रॉक्सी मार्केटिंग। परसेंटेज ऑफ विद एन इलीगल वे। एक तो परसेंटेज ऑफ लीगल वे है ना जो अमेजोन के ऊपर किया जाता है, एक परसेंटेज ऑफ होता है इलीगल वे जो हम बाहर से फेसबुक पे 100% ऑफ करते हैं या 99% ऑफ करते हैं, वो चीज आ जाती है। तो ये देखें जी, बैड इम्पैक्ट, बैड फैक्टर कह लें आप, जो बैड इम्पैक्ट ऑफ .com मार्केट, बैड इम्पैक्ट ऑफ वो यूएसए मार्केट।
जिसको जो अच्छी तरह अगर हम इसको हैंडल ना करें तो इस तरह के फिर केसेस सामने में आते हैं। नीचे जो कमेंट आया सर वो जरा पढ़ें, इन चीजों नीचे जो कमेंट आया वो जरा रीड करें। हैपेंस विद न्यू अकाउंट, ये मैसेज ना बेसिकली आता भी है रूटीन वैसे। मैंने आप लोगों को शायद मेरा अपना मैंने आप लोगों को यूके का अकाउंट दिखाया था जो अनरजिस्टर्ड वो था, ब्रांड वाला था, उसके ऊपर भी आता है मैसेज, रूटीन मैसेज भी होता है। लेकिन काफी दफा ये रूटीन मैसेज होता नहीं है। मुझे बात ये है कि जो रूटीन मैसेज होता है ना उसके अंदर ये चीजें मेंशन नहीं होती हैं जो इधर मेंशन हुई हुई है। रूटीन मैसेज में ये होता है कि आपके ऊपर बैड रिव्यू आ रहे हैं, आपकी अकाउंट की हेल्थ बहुत डाउन हो गई है, ये चीजें होती है रूटीन मैसेज में। ये चीजें नहीं होती कि थर्ड पार्टी सेलर आप कर रहे हैं, कंपनसेटिंग कर रहे हैं, ये रूटीन सर मैसेज में नहीं है। ये इस बंदे ने ठीक तरह पढ़ा नहीं है ये मैसेज। सर इस पे अब इतने स्वीयर एलिगेशंस लग चुके हैं, तो क्या इसके बाद वो अपने अकाउंट को बचा सकता है? कुछ तरीका है? मोस्ट प्रोबेबली अगर अभी क्योंकि Q1 चल रहा है, कुछ चांसेस हैं कि इसका अकाउंट अब भी ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर इस बंदे ने इन चीजों को जल्दी ना किया, हल ना किया और वो चीजें बंद ना की तो शायद इसका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। और जब इन केसेस के ऊपर अकाउंट ब्लॉक होता है ना तो वो कभी भी नहीं मिलता है। इन केसेस के ऊपर अगर अकाउंट ब्लॉक हो जाए ना, प्लेसिंग ऑर्डर्स और कंपनसेटिंग वायर्स, आर्टिफिशियल ट्रैफिक जनरेट करना, मैनिपुलेटिंग सेल्स रैंक, कस्टमर रेटिंग वगैरह, इन एलिगेशंस के ऊपर जो अकाउंट ब्लॉक होता है ना वो नहीं मिलता है। 100% नहीं मिलता है, मैं कहता हूँ 110% नहीं मिलता है। लोगों ने बहुत ट्राई की है। मेरे अपने एक क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने ये किया कि उन्होंने वैसे आर्टिफिशियल तो नहीं जनरेट किया था, उन्होंने ये किया था कि बगैर इजाजत लिए ना मेरे से उन्होंने किसी और की प्रोडक्ट के ऊपर मीटू कर दिया था यूएसए मार्केट में। जिसकी प्रोडक्ट के ऊपर मीटू किया उसने सिंपल एक केस मारा था और एक वीक के अंदर उनके अकाउंट में भी पूरे वीक वो नजर आ रहा था। यही जो ये भाई साहब कह रहे हैं नीचे, रूटीन मैसेज, रूटीन मैसेज उनके अकाउंट पे भी नजर आ रहा था। लेकिन उन्होंने ये चीजें पढ़ी नहीं थी कि एलिगेशन क्या लगी हुई है। एलिगेशन टू एलिगेशन वेरी करता है ये चीज। जो नॉर्मल एलिगेशन होती है ना जिसकी बात ये बंदा कर रहा है, ये बंदा बात कर रहा है कि अकाउंट हेल्थ डाउन है, रिव्यू ठीक नहीं आया, फीडबैक नहीं ठीक मिल रहा आपको, आपकी बायर मैसेजेस को आपके बहुत ज्यादा टाइम हो गया। जैसा मैंने आपको दिखाया था मेरे अकाउंट में बायर मैसेज को 24 घंटे से ज्यादा हो गया था। ये है रूटीन की एलिगेशन, ये नॉर्मल है। इसके ऊपर वैसे अकाउंट ब्लॉक होता तो नहीं, अगर हो भी जाए तो वापस मिल जाता है। लेकिन ये जो एलिगेशन है ना इनके ऊपर नहीं मिलता है कभी वापस। और ट्राई करके देखा है लोगों ने, पैसे भी लगाए हैं, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अकाउंट नहीं वापस मिलता है। अच्छा जी, एक्वायरी अबाउट होलसेल, हाउ मच विल बी दी प्रेप फीस फॉर प्रोडक्ट। अच्छा ये एक चीज ना, ये एक चीज प्रेप फीस, अब क्योंकि मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट सोर्सिंग की थी कि पैकेजिंग वगैरह ना हमारा सप्लाई नहीं करता है। अब प्रेप सेंटर ये हमारे लिए एक अलहदा से एक अलहदा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा मैटर है जिसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इसका एक अलहदा से एक लेक्चर रखेंगे। प्रेप कहते हैं कि प्रिपरेशन, ठीक है। अब अक्सर औकात ना हमारी पीछे से प्रिपरेशन नहीं हुई होती, तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई वगैरह में ना बहुत सारे प्रिपरेशन सेंटर होते हैं जो आपकी इन्वेंट्री को की पैकेजिंग वगैरह करते हैं, उसके ऊपर लोगो वगैरह भी लगवा देते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर देते हैं। तो प्रेप सेंटर कहते हैं वो प्रिपरेशन करने वालों को। अच्छा जी, ये भी वीडियो है सोर्सिंग हैक, वाह जी वाह, ये आप लोगों से रिलेटेड सोर्सिंग हैक बताया भाई साहब ने। कहते हैं कि हाउ टू चेक ओरिजिनल सप्लायर। अच्छा जी, इसको थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है जी। One thing I'm having in mind while writing this is original supplier uses his own product images. अच्छा जी, so the non-manufacturer will usually use the picture or get them from internet. इसकी तो मुझे भी नहीं समझ आई। So by using Google Lens, you can back search using images, so they if they can get the supplier means he is manufacturer. अच्छा, गूगल लेंस में से आप में से कोई है गूगल लेंस से मुतारिफ? किसी को गूगल लेंस का आइडिया है? गूगल लेंस बता रहे हैं कि एक हमारे पास गूगल क्या ही एक टूल है जिसका यूज करते हुए हम उसकी इमेजेस से उसको पता करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो इतना कोई
हेल्पफुल नहीं है ये चीज। हमें, हमारे पास और बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे पास और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसका यूज करते हुए हम मेन सप्लायर और थर्ड पार्टी सप्लायर, जो थर्ड पार्टी सप्लायर होते हैं ना, थर्ड पार्टी सप्लायर, हमारे पास उनकी ट्रेडमार्क इंश्योरेंस, गोल्ड कॉइन, रिस्पॉन्स रेट तो थर्ड पार्टी सेलर का भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनकी नीश रिलेटेड आइटम की सेलिंग, अब अगर आपको एक सेलर नजर आए जो 2 से 3 निशेस के ऊपर सेलिंग कर रहा है, मेरे साथ एक दफा ये हुआ था, मेरे साथ एक दफा ये हुआ कि मैं एक प्रोडक्ट के लिए गया और उसके लिए मुझे एक सप्लायर मिला, फिर मैं दूसरी नीश के लिए गया, दूसरी प्रोडक्ट के लिए, और मुझे वही सप्लायर मिला जो पहले मुझे दूसरी नीश के लिए मिला था। ये लोग होते हैं थर्ड पार्टी सेलर्स, इनके साथ कभी नहीं जाना है। ठीक है, हम सबको पता है कि जो मेन सप्लायर होते हैं वो सिर्फ एक ही निश के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, मल्टीपल निशेस के ऊपर वो कभी भी वर्किंग नहीं कर सकते, किसी भी केस में नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये देखें जी, एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी इन्होंने डिस्कशन बताई है यहाँ पे, Amazon UAE होलसेल और प्राइवेट लेबल क्या चीज करनी चाहिए। I get asked this question many times. And to explain which module is at its best, let's consider some points. Wholesale in UAE is getting affected by price wars day by day. ठीक बात है, ओरिजिनल बात है। And sometimes sellers drop prices as to so much they end up in loss. बिल्कुल ठीक बात है। I have seen many sellers are not well aware of maintaining proper profit margins. ये भी बिल्कुल ठीक बात है। वो खराब जेन वाले हैं ना, यूएई में जो सेलर्स हैं ना वो थोड़े खराब जेन वाले हैं। They are just eager for sales. बिल्कुल ठीक बात की है। इस भाई साहब की बात से मैं 110% मुतारिफ हूँ। ये वाला पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि जब हम लोग यूएई में होलसेल डिस्कस कर रहे होंगे और प्राइवेट लेवल डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो हमें ये चीज बहुत बहुत ज्यादा नजर आएगी। और अगर हम लोग, क्योंकि यूएई वगैरह में अकाउंट क्रिएट करना कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं होती, रिलेटिव हर किसी के रिलेटिव बहुत जगह पे होते हैं, अकाउंट क्रिएट करके हम खुद भी सेलिंग करना चाहें ना, तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा नजर आती हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डजंट रिमेन सेम व्हेन सेलर्स compete विद लोएस्ट मार्जिन्स। बिल्कुल ठीक बात है, आपका एक प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत थोड़ा हो गया, आप 0 प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कहाँ से ठीक होगी। फिर तो आप यही करोगे ना कि आप बुरी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट ले आओगे और उसको कम प्राइस पे सेल करना स्टार्ट कर दोगे। और यूएई में ये चीज हो रही है। आप लोगों ने कभी यूएसए में सोचा कि एक एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 2 लोग बैठे हुए हैं, जो दूसरा सेलर है उसका प्रॉफिट कम है, और वो प्रॉफिट कम होने की वजह से वो बुरी क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल कर रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता यूएसए में इस तरह। यूएई में, केएसए में होता है ऐसे। ठीक है जी, तो ये चीज भी है बिल्कुल। और ये होलसेल में है। होलसेल इन यूएई ओनली गेट्स अप यू द बाय बॉक्स इफ योर प्राइस इज द लोएस्ट, एंड द बाय बॉक्स रोटेट्स सुपर फास्ट व्हेन यू लोअर योर प्राइस अगेन, दे एंड अप लूजिंग मार्जिन्स। अच्छा, ये मोस्टली ये मार्जिन पे ही बात कर रहा है। कमिंग टू प्राइवेट लेबल नाउ, दिस मार्केट माइक्रो पीएल, ये देखें जी, माइक्रो पीएल, एमपीएल, इन दिस इज एब्सोल्युटली इजियर देन अदर मैक्रो मार्केट्स। बिल्कुल ठीक बात है, इसने बिल्कुल ठीक बात की है। इन पीएल यू एंजॉय योर ओन मार्जिन, 110% ठीक बात है, 110% ठीक बात है। आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो, आपने जो प्रॉफिट कमाना है वो आपकी अपनी मर्जी से जनरेट होता है। आप प्रॉफिट इंक्रीज भी कर सकते हो, प्रॉफिट डिक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन होलसेल में हम लोग बाउंड होते हैं। होलसेल में मिनिमम प्राइस टारगेट करेंगे तब ही सेल आएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। अच्छा जी, इन योर यू एंजॉय योर प्रॉफिट एंड प्राइस बेस्ड सप्लायर, यू कैन ऐड वेरिएशंस, बिल्कुल ठीक बात है, एंड वैरायटी इनटू योर प्रोडक्ट। होलसेल में हम अपनी मर्जी से वेरिएशन ऐड नहीं कर सकते, प्राइवेट लेवल में हम चाहे 1000 करें, हमारी मर्जी। गिव देम समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट, डोंट ऑलवेज कॉपी योर कॉम्पिटिटर्स, बिल्कुल ठीक बात है। इन कंक्लूजन, ट्राई टू गो फॉर प्राइवेट लेबल, एंजॉय योर गुड मार्जिन, बिल्कुल ठीक बात है, 110% ठीक बात है, 110% ठीक बात है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमारी सोच में ये हमारी जहन में ये बात नहीं घुसती है। हमारी जहन में क्या चीज घुसती है कि भाई आज बस मीटू करो, कल से सेल आना स्टार्ट हो जाए, हमारा काम हो गया। हालांकि हमें तो पता नहीं है कि पीएल की इंपॉर्टेंस क्या है। पीएल की इंपॉर्टेंस क्या है? पीएल आपका अपना एसेट होता है, होलसेल हमारा एसेट नहीं होता। होलसेल चले चले, ना चले ना चले, पीएल हमारा अपना एसेट होता है। वो चल जाए तो
कहते हैं कि वो नस्लों तक चलता है फिर। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर होलसेल इन 2500 से 5000। देखिए जो मैंने बात की आप लोगों के साथ 3000 से तकरीबन 5000 के बीच में इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर होलसेल 1000 भी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 500 से भी कर ले, लेकिन 500 बहुत ही कम हो जाता है, तो 1000 ही कंसिडर करें आप लोग। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि 1000 से ही आप लोग रखें, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट हमें कितने से स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने किस प्रॉफिट मार्जिन को जहन में रख के उससे करना है। अच्छा जी, आप लोगों ने एक खबर सुनी है, ये जो ये सलमान जो भी हैं, इन्होंने $829 की अर्निंग की है लास्ट मंथ। सुना तो नहीं होगा, वैसे मोटिवेशनल हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। नमाज टाइम भी हो गया है जी, नमाज ब्रेक भी दे देता हूँ आप लोगों को। तो छोटा सा बच्चा है, तकरीबन की 12-13 साल का बच्चा है, और वो देख लिया हम लोग पता नहीं किस दुनिया में गुम है। हमारे तो मसले ही नहीं खत्म होते, हमारे तो मसले ही नहीं खत्म होते कि सर ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम तो सिर्फ इन्हीं चीजों में घुसे हुए हैं। जो फायदे वाली चीजें हमने उनको बुलाया हुआ है। हम लोग आपस में लड़ लें, हम लोग ये काम कर लें, नहीं तुम ठीक कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, ये ठीक है वो ठीक है, हम लोग इन चीजों में लगे हुए हैं। हम लोग जो असल चीज हमें करनी चाहिए वो तो हम बुलाई बैठे हैं। दराज दराज की बहुत जॉब्स लगती हैं भैया, दराज तो भरा पड़ा है, दराज तो बड़ा पड़ा है। ठीक है जी, पीपीसी भी हमने स्टार्ट करनी है। ये चीज आप लोगों ने, मेरे ख्याल कल भी किसी ने पोस्ट भेजी थी, फिक्स बिडिंग, डायनामिक बिडिंग, पीपीसी बिडिंग स्ट्रेटेजी। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और जो बेसिकली मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो बताऊंगा ना, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि पीपीसी सीखने में ना, मुझे बोला कितना टाइम लगा पीपीसी सीखने में, तकरीबन 1 साल का टाइम लगा पीपीसी सीखने में। जो जो कहते हैं ना पीपीसी बहुत इजी है, उनसे पूछेंगे कितना टाइम लगा आपको पीपीसी सीखने में, कोई कहेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल। उसके बाद जाके हर बंदा कहता है कि नहीं पीपीसी अब हमें इजी लगने लगी है। पीपीसी अगर समझ आ जाए तो वो चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद और बहुत ज्यादा इजी होती है। ना समझ में आए तो दुनिया की मुश्किल तरीन चीज है।